हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम पॉलिटी के लास्ट लेक्चर को पढ़ने जा रहे हैं। इसमें डिफरेंट मिसलेनियस सब्जेक्ट को मतलब मिसलेनियस टॉपिक को इंक्लूड किया गया है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इंडियन सिविल सर्विस के बारे में। इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया। एक होता है ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज और स्टेट सर्विसेज। तो अंतर क्या है तीनों, पहले ये समझिए। ऑल इंडिया सर्विसेज के जो ऑफिसर होते हैं वो तो काम तो करते हैं स्टेट, मतलब क्या स्टाफ तो होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, लेकिन काम करते हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत। जैसे जो आईएएस होते हैं, ऑल इंडिया सर्विस हमारे यहाँ 3 है, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। ठीक है, आईएफएस यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ना कि फॉरेन सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस यहाँ पे मतलब है। ठीक है, तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस, ये तीनों जो है ऑल इंडिया सर्विसेज के अंदर आते हैं। इसमें स्टाफ तो होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, यूनियन गवर्नमेंट के, लेकिन इनको पेमेंट मिलता है या फिर वर्क करते हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। जैसे आप सुनते होंगे बिहार कैडर का आईएएस ऑफिसर, यूपी कैडर के आईएएस ऑफिसर है ना, तो यानी कि इनको स्टेट गवर्नमेंट से पैसा मिलता है, लेकिन है सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टाफ है। उसके बाद होता है सेंट्रल सर्विसेज। तो जैसे जो एसएससी के तहत जाते हैं है ना, या फिर यूपीएससी के थ्रू ही कई तरह के सिलेक्शन होते हैं सिविल सर्विस के अलावा, तो ये सब सेंट्रल सर्विस के ऑफिसर कहलाते हैं। मतलब एक केंद्र के तहत काम करते हैं और केंद्र के ही स्टाफ होते हैं, पेमेंट भी इनको केंद्र से मिलता है। उसके बाद स्टेट सर्विसेज जो राज्य के होते हैं, जो प्रत्येक, जैसे यूपी का यदि है तो यूपी एसएससी के थ्रू है ना, यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू सिलेक्शन होता है, और भी डिफरेंट जगह डिफरेंट तरीके से होता है। बिहार में भी एक बिहार एसएससी है, झारखंड एसएससी है ना, इस तरीके से जो सिलेक्शन होता है, या फिर जेपीएससी, यूपीपीएससी, इसके थ्रू जो सिलेक्शन होता है। ऑल इंडिया सर्विसेज का जो शुरुआत है 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद इसमें काफ़ी चेंजिंग भी किया गया है। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है ओनली 2 ऑल इंडिया सर्विसेज। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मात्र 2 ही ऑल इंडिया सर्विस था, आईएएस और आईपीएस। 1966 में एक नया ऑल इंडिया सर्विस जोड़ा गया, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है, तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जोड़ा गया था। तो देखिए, ऑल इंडिया सर्विस जोड़ने के लिए पावर किसके पास है, तो राज्यसभा के पास है। राज्यसभा स्टार्ट करता है इस प्रोसेस को। इस प्रोसेस को राज्यसभा में ही स्टार्ट किया जा सकता है, लोकसभा में स्टार्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, सेंट्रल सर्विस जो है, सेंट्रल सर्विस कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विसेज। तो इसमें और भी स्टाफ होते हैं, जैसे ग्रुप ए स्टाफ, ग्रुप बी स्टाफ, ग्रुप सी स्टाफ, ग्रुप डी स्टाफ, ये सब होते हैं सेंट्रल सर्विसेज में। 4 कैटेगरी का स्टाफ होते हैं। दिस सर्विसेज आर एक्सक्लूसिवली अंडर द रजिस्टर स्टेट गवर्नमेंट एंड प्राइमरीली। उसका फिर स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट के जो स्टाफ होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं और स्टेट सब्जेक्ट पे काम करते हैं। उनको स्टेट के जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है उसके थ्रू चयन किया जाता है। तो सेंट्रल सर्विस और स्टेट सर्विस दोनों लगभग एक जैसे हैं। इसको केंद्र सरकार चयन करती है, इसको राज्य सरकार। ठीक है, बस ऑल इंडिया सर्विस से थोड़ा कन्फ्यूजिंग है कि इसका चयन जो है केंद्र सरकार करती है, सिलेक्शन, पेमेंट स्टेट गवर्नमेंट देती है, एक स्टाफ होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। ठीक है, जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है। ठीक है, तो इसमें जो स्टाफ है आईएएस जो होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टाफ होते हैं, लेकिन वर्क करते हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। यहाँ पे बताया जाए स्टेट सर्विस के अंदर क्या क्या था। स्टेट का जो सिविल सर्विस होता है, स्टेट का पुलिस सर्विस, स्टेट का फॉरेस्ट सर्विस, इस तरीके से ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, तहसीलदार, डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर। ठीक है, उसके बाद रजिस्ट्रार हो गया, ट्रेजरी ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई ऑफिसर, ये सब जो ऑफिसर होते हैं ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पार्ट 14 में 308 से आर्टिकल 308 से 314 तक के बताया गया ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में, सेंट्रल सर्विसेज के बारे में, स्टेट सर्विसेज के बारे में, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ करके। हालांकि अब उसके लिए भी यही लागू होगा। ठीक है, कि 370 जो स्पेशल पावर देता है उसको हटा दिया गया है। आर्टिकल 311 प्रोवाइड एडेक्वेट सेफगार्ड टू पर्सन अपॉइंटेड इन सिविल सर्विसेज। जो पर्सन सिविल सर्विस में अपॉइंट किया गया उसको सेफगार्ड प्रोवाइड किया था। आर्टिकल 311 के तहत 2 सेफगार्ड प्रोवाइड किया गया। क्या क्या, तो नो पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ सिविल सर्विस ऑफ यूनियन और ऑल इंडिया सर्विस और सिविल सर्विस ऑफ स्टेट और होल्ड अ सिविल पोस्ट अंडर द यूनियन और स्टेट। तो सिविल सर्विसेज में सारा पोस्ट आ गया है ना, मतलब स्टेट सर्विस वाला भी, सेंट्रल सर्विस वाला भी, ऑल इंडिया सर्विस वाला भी। आप किसी भी कैटेगरी में हो, ए बी सी डी, सब सिविल सर्विस के ही अंदर आता है। ऐसा नहीं है सिविल सर्विस का मतलब सिर्फ आईएएस और आईपीएस होता है। ठीक है, तो कोई भी पर्सन जो कि सिविल सर्विस में है, ठीक है, मतलब कि सिविल पोस्ट होल्ड करता है। पोस्ट 2 तरीके होते हैं, सिविल और मिलिट्री पोस्ट। ठीक है, तो उनको शॉल बी डिसमिस्ड और रिमूव्ड बाय अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू दैट बाय व्हिच ही वाज अपॉइंटेड। तो उसको जो है डिसमिस कैसे किया जा सकता है, उसको एक बताया गया है कि कोई भी पर्सन जो सिविल पोस्ट होल्ड करता है स्टेट में या फिर यूनियन में, शॉल बी डिसमिस्ड और रिमूव्ड, उसको रिमूव किया जा सकता है बाय एन अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू दैट, मतलब जो इसका अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, जिसके तहत काम करता है, जिसके नीचे काम करता है। ठीक है, जो इसको अपॉइंट किया था उसी के थ्रू इसको रिमूव किया जा सकता है। नो सच पर्सन एज अफोरसेड शॉल बी डिसमिस्ड, मतलब ऐसे पर्सन को नहीं रिमूव किया जा सकता या डिसमिस किया जा सकता था। और रिड्यूस्ड इन रैंक एक्सेप्ट आफ्टर इंक्वायरी, बिना किसी इंक्वायरी को न उसका रैंक घटाया जा सकता है, न उसको डिसमिस किया जा सकता है, न रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, इन विच ही हैज़ बीन इन्फॉर्म्ड ऑफ चार्जेज अगेंस्ट हिम, उसको इंक्वायरी के पहले उसको चार्ज बताना पड़ता है कि आपको किस चार्ज के तहत इंक्वायरी किया जाता है। एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दिया जाता है, उसको सुना जाता है। ठीक है,
आर्टिकल 312 में पावर दिया है पार्लियामेंट को पावर दिया गया है टू क्रिएट ऑल इंडिया न्यूज सर्विसेज, तो नया ऑल इंडिया सर्विस बनाने के लिए आर्टिकल 312 में बताया गया। और राज्यसभा में इस तरह का डिक्लेरेशन होता है, ठीक है, हम पहले ही बताएं इसको कि राज्यसभा में ये स्टार्ट करना जो है जरूरी है। राज्यसभा पहले उसको नेशनल इंटरेस्ट का घोषित करती है कि ऐसा करना राज्यसभा में नेशनल इंटरेस्ट, मतलब कि देश के नेशनल इंटरेस्ट में है। राज्यसभा में ऐसा रिजोल्यूशन पास किया जाता है 2/3 से, उसके बाद इसको लोकसभा में भेजा जाता है, तब जाकर ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट होता है। 3 अभी ऑल इंडिया सर्विस है, IAS और IPS और IFS, ठीक है। पार्ट 17 में क्या डील करता है, डील्स विद ऑफिशियल लैंग्वेज। पार्ट 17 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑफिशियल लैंग्वेज से डील करता है। चैप्टर 1 में बताया गया लैंग्वेज ऑफ यूनियन, चैप्टर 2 में बताया गया रीजनल लैंग्वेज, चैप्टर 3 में लैंग्वेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, चैप्टर 4 में बताया गया स्पेशल डायरेक्टिव्स, ठीक है। आर्टिकल 343 में बताया गया द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन शॉल बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। ऑफिशियल लैंग्वेज तो देखिए नेशनल लैंग्वेज नहीं, ऑफिशियल लैंग्वेज की बात किया जा रहा है, ठीक है। 15 साल के लिए इंग्लिश का यूज करना था, जब से संविधान लागू होगा उस दिन से 15 साल के लिए इंग्लिश तक यूज करना था, लेकिन 1965 में फिर इसको बढ़ा दिया गया, ठीक है, क्योंकि 1965 में जब इसको चेंज करने का बाद, मतलब कि चेंज करने के लिए सोचा जाए तो साउथ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे विरोध हुआ था इसका। द पार्लियामेंट इनेक्टेड द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट इन 1963 में एक एक्ट लाया गया था ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। इसमें क्या द एक्ट प्रोवाइड फॉर कंस्टिट्यूटेड कंटिन्यूड यूज ऑफ इंग्लिश, इसमें बताया गया कि 65 के बाद भी हम लोग इंग्लिश का यूज करते रहेंगे, हिंदी के साथ भी, फॉर ऑफिशियल पर्पसेज ऑफ यूनियन, ऑल्सो फॉर द ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस इन पार्लियामेंट में कोई काम करने के लिए भी, ठीक है। मतलब इंग्लिश के साथ साथ हिंदी चलता रहेगा, कंटिन्यू होता रहेगा, इंग्लिश को हटाया नहीं जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन डजंट स्पेसिफाई द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ डिफरेंट स्टेट, और कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट का लैंग्वेज नहीं बताया गया, किस स्टेट के लिए क्या ऑफिशियल लैंग्वेज होगा, ये स्टेट के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताया गया है। आर्टिकल 345 में बताया गया है ऑफिशियल लैंग्वेज और लैंग्वेज ऑफ स्टेट। द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट मे बाई लॉ अडॉप्ट एनी वन और मोर ऑफ लैंग्वेज इन यूज ऑफ स्टेट फॉर हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज। तो यहाँ पे बताया गया 345 बताया गया कि स्टेट को ये पावर होगा कि अपना ऑफिशियल लैंग्वेज वो चूज कर सके। अंडर दिस प्रोविजन मोस्ट ऑफ स्टेट हैव अडॉप्टेड द मेजर लैंग्वेज, तो कुछ स्टेट के द्वारा अडॉप्ट किया गया, आंध्र प्रदेश तेलुगु, केरला मलयालम, असम का असमीज, वेस्ट बंगाल का बंगाली, उड़ीसा का उड़िया, है ना, इस तरीके से। अंटिल पार्लियामेंट बाई लॉ प्रोवाइड अदरवाइज फॉलोइंग शॉल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, तो क्या करे पार्लियामेंट यदि जब तक लॉ नहीं बनाता तब तक इतना काम इंग्लिश में होगा, क्या, ऑल प्रोसीडिंग इन सुप्रीम कोर्ट और एवरी हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो भी प्रोसीडिंग होगा इंग्लिश में होगा जब तक पार्लियामेंट दूसरा कानून न बनाए। द ऑथोरेटिव टेक्स्ट ऑफ द बिल्स एक्ट ऑर्डिनेंस रूल्स, तो जो भी बिल आएगा, एक्ट आएगा, ऑर्डिनेंस आएगा, रूल आएगा, रेगुलेशन आएगा संविधान में, सेंट्रल या स्टेट लेवल पे सब इंग्लिश में होगा जब तक पार्लियामेंट लॉ न बना दे। हाउएवर, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है, द गवर्नर ऑफ स्टेट विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर जो है प्रेसिडेंट के साथ राय लेकर के मे ऑथराइज द यूज ऑफ हिंदी लैंग्वेज और एनी अदर लैंग्वेज यूज फॉर एनी ऑफिशियल पर्पसेज ऑफ द स्टेट, तो स्टेट के ऑफिशियल पर्पसेज के लिए, मतलब बिल ऑर्डिनेंस वगैरह लाने के लिए, जैसे हम बोलेंगे ना कि इंग्लिश लाया जाएगा, इंग्लिश में ही लाया जाएगा, तो गवर्नर जो है प्रेसिडेंट से राय लेकर के उसके लिए ऑर्डर कर सकती है, ठीक है। इन प्रोसीडिंग ऑफ हाई कोर्ट, यानी हिंदी यूज इन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, तो ये सब कोर्ट में जो हिंदी को यूज किया जाता है। तो जैसे यहाँ पे इसका पावर किसको दिया, गवर्नर को दिया गया है कि गवर्नर प्रेसिडेंट से बात करेगी और दूसरे लैंग्वेज को भी इन सभी रेगुलेशंस में, मतलब कि इतने काम पे दूसरे लैंग्वेज का यूज करने के लिए भी सलाह दे सकती है, ठीक है, गवर्नर प्रेसिडेंट से राय लेकर के। नेक्स्ट यहाँ पे द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन सर्टेन स्पेसिफिक डायरेक्टिव टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ रूल बनाए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है, और फिर हिंदी को प्रमोशन के लिए भी रूल यहाँ पे बनाया गया है। आर्टिकल 350 में क्या बताया गया है, प्रोवाइड फॉर एवरी पर्सन शॉल बी इंटाइटल्ड टू सबमिट अ रिप्रेजेंटेशन फॉर द रिड्रेस ऑफ एनी ग्रीवेंस टू एनी ऑफिसर और अथॉरिटी टू द यूनियन और स्टेट इन एनी केस लैंग्वेज यूज इन यूनियन और स्टेट एज द केस में भी। तो यहाँ पे बताया गया है कि आर्टिकल 350 में कोई भी पर्सन, आर्टिकल 350 में क्या बताया गया, कोई भी पर्सन है ना, एवरी पर्सन, उसको एक पावर दिया गया है, ठीक है, उसको एक पावर दिया गया है कि अपना शिकायत, यानी कि अपना जो उसका जो ग्रीवेंसेज है, ठीक है, उसका जो शिकायत है किसी भी यूनियन या किसी भी स्टेट में जो है, ठीक है, वो दे सकता है किसी भी लैंग्वेज में। मतलब कि आप जो संविधान में जितने लैंग्वेज यहाँ पे बताए गए हैं, एनी लैंग्वेज यूज इन यूनियन और स्टेट, तो उस स्टेट में या फिर यूनियन में जितने लैंग्वेज यूज किए जाते हैं किसी भी लैंग्वेज में वो अपना ग्रीवेंसेज को बता सकता है स्टेट, मतलब कि नॉर्मली यदि किसी को कंप्लेन करना है पुलिस स्टेशन में तो किसी भी लैंग्वेज को यूज कर सकता है, ठीक है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है 350 में। आर्टिकल 350 ए प्रोवाइड दैट इट शॉल बी इन फेवर ऑफ एवरी स्टेट, मतलब ये स्टेट का ये जिम्मेवारी होगा या फिर लोकल अथॉरिटी का जिम्मेवारी होगा टू प्रोवाइड एडिक्वेट फैसिलिटीज फॉर इंस्ट्रक्शन इन द मदर टंग, कि मदर टंग में जो है फैसिलिटी वहाँ पे प्रोवाइड किया जाए एट द प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन, तो एजुकेशन के प्राइमरी स्टेज में मदर टंग में पढ़ाया जाए, ये हर एक स्टेट का लोकल अथॉरिटी का जिम्मेवारी होगा, ठीक है। और खास करके उनको जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज ग्रुप में आते हैं, मतलब कि जिनके भाषा बोलने वाले की संख्या काफ़ी कम है, उसको लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज ग्रुप बोलते हैं। इंडिया में दो तरह का माइनॉरिटी होता है, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक, ठीक है। आर्टिकल 351 इट्स ऑल बी ड्यूटी ऑफ यूनियन टू प्रमोट द स्प्रेड ऑफ हिंदी लैंग्वेज, तो 351 में बताया गया है
कि हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करना है, ठीक है, इसको मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन के रूप में और कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया के रूप में प्रमोट करना है। ट्रिब्यूनल जो है, ट्रिब्यूनल क्या होता है, एक तरह से कोर्ट बोल सकते हैं। अ ट्रिब्यूनल इज जेनरिक टर्म फॉर एनी पर्सन और इंस्टीट्यूशन एक्टिंग जुडिशियली वेदर और नॉट इज कॉल्ड अ ट्रिब्यूनल इन इट टाइटल। तो जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोई भी पर्सन जो अपने आप को जुडिशियली एक्ट कर रहा है, मतलब कि वो कुछ कानून जानता है या फिर कोई जुडिशियल पर्पस का काम कर रहा है ना, कोई वो जुडिशियल काम कर रहा है ऐसा बोल सकते हैं, तो उसको लोग ट्रिब्यूनल बोलते हैं। जैसे एन एडवोकेट अपीयरिंग बिफोर अ कोर्ट ऑन विच अ सिंगल जज वाज सिटिंग कुड डिस्क्राइब दैट जज एज द ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि कोई एडवोकेट है जो सिंगल जज के सामने है ना, जो तो सिंगल जज बेंच के पास है, ठीक है, तो जज को ट्रिब्यूनल की तरह वहाँ पे बोला जा सकता है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बात किया गया, 1976 में लाया गया था, क्या बोलते हैं, इमरजेंसी की ड्यूरेशन में। एडेड न्यू पार्ट 14A, एक 14A पार्ट ऐड किया गया, टाइटल ट्रिब्यूनल एंड कंसिस्ट ऑफ 2 आर्टिकल्स नेमली 323A और 320B। तो 2 आर्टिकल ऐड किया गया, 323A 323B, इसमें ट्रिब्यूनल के बारे में बताया गया पार्ट 14A 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत। इसी के तहत पार्ट 4A भी आया गया था जिसमें 51 ऐड किया गया था, फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। आर्टिकल 320A डील्स विद एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, 323A जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से डील करता है, जबकि 323B जो है दूसरे मैटर वाले ट्रिब्यूनल से डील करता है। 323A में क्या पावर दिया गया, पार्लियामेंट को पावर दिया गया है लॉ बनाने के लिए, ठीक है, ट्रिब्यूनल को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, ऑफ डिस्प्यूट एंड कंप्लेंट विद रिस्पेक्ट टू रिक्रूटमेंट, किस मैटर पे, तो रिक्रूटमेंट के मैटर पे, कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ पर्सन अपॉइंटेड टू पब्लिक सर्विसेज। तो जो जिस यदि किसी आदमी का रिक्रूटमेंट या फिर उसके सर्विस कंडीशन से रिलेटेड यानी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी शिकायत हो, तो 323A के तहत पार्लियामेंट जो है उसके लिए कुछ कानून बनाएगी। नेक्स्ट तो ईज एंड कंजेशन ऑफ पेंडिंग केसेज, पेंडिंग केसेज को सोल्व करने के लिए, उनको उसके भीड़ को कम करने के लिए हाई कोर्ट एंड अदर कोर्ट इन द कंट्री, मतलब कि हाई कोर्ट से और फिर दूसरे कोर्ट से भीड़ को कम करने के लिए, पेंडिंग केसेज को कम करने के लिए पार्लियामेंट है इनेक्टेड एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985। तो 1985 में एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट लाया गया था पार्लियामेंट के द्वारा, जिसके तहत एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल सेटअप किया गया था दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और इलाहाबाद में। अभी तक 17 बेंच हैं, ऐसे देयर आर 17 बेंच ऑफ ट्रिब्यूनल लोकेटेड थ्रू आउट द कंट्री, ठीक है। तो इसका मेन काम क्या होता है कि कोर्ट में भीड़ को कम किया जाए। कैट जो है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, इसको हेड किया जाता है और सिटिंग और रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज या वर्तमान जज किसी के द्वारा भी इसको हेड किया जा सकता है। बिसाइड द चेयरमैन ऑथराइज्ड स्ट्रेंथ कंसिस्ट ऑफ 16 वाइस चेयरमैन, तो इसमें टोटल मिलाकर 49 मेंबर होते हैं, ठीक है। चेयरमैन के अलावा 16 वाइस चेयरमैन एंड 49 मेंबर होते हैं, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ, इसके बारे में भी हम पहले भी डिफरेंट वीडियो में डील किए हैं। 1985 में लॉ लाया गया था, इसको हम लोग 52nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत लाया गया था। हिंदी में इसको दल बदल कानून बोला जाता है। 10th शेड्यूल को ऐड किया गया 52nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत, ठीक है। और इसका मेन काम क्या था, डिफेक्शन ना हो। डिफेक्शन ना हो कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई मान लीजिए कोई आदमी है, ए पार्टी के चुनाव पे जीतता है ना, ए पार्टी के सिंबल पे जीतता है इलेक्शन, और जीतने के बाद वो बी पार्टी को सपोर्ट करने लगता है, तो उसको एंटी डिफेक्शन के तहत उसका सदस्यता जा सकता है, ठीक है, उसका सदस्यता रद्द किया जा सकता है। इसमें और क्या रूल था कि जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं लोकसभा राज्यसभा में, उनको 6 महीने का टाइम दिया जाता था कि 6 महीने के अंदर आप किसी पार्टी को ज्वाइन कर लीजिए, किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर लीजिए। 6 महीने के बाद ज्वाइन कीजिएगा तो आप पे एंटी डिफेक्शन चालू होगा, मतलब आपका सदस्यता चला जाएगा। लेकिन जो निर्दलीय जीतते थे उनको टाइम नहीं दिया जाता था। आप निर्दलीय जीते हैं, बिना पार्टी के जीते हैं, नो पार्टी के जीते हैं, तो 5 साल जब तक आपका कार्यकाल है नो पार्टी के रहिए, आप किसी पार्टी में फुदकिएगा तो आपको सदस्यता रद्द किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर और क्या था कि यदि जो स्पीकर बन जाता है जीतने के बाद, यदि मान लीजिए कि कोई आदमी ए पार्टी के टिकट पे जीता और स्पीकर बन गया, तो स्पीकर बनने के बाद वो पार्टी से रिजाइन कर देता है, तब उसका एंटी डिफेक्शन नहीं होता है, ठीक है। और यदि स्पीकर नहीं बना है तो रिजाइन करता है, तब जाकर उसका डिफेक्शन हो जाता है, ठीक है। और क्या था, यदि किसी पार्टी के मान लीजिए कि 30 मेंबर है, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, मान लीजिए कि कोई ए पार्टी है, उसके 30 मेंबर जीते हुए हैं ना, तो उसका 1/3 यानी कि 10 मेंबर, तो 10 मेंबर एक साथ यदि डिफेक्ट कर जाता है, 10 मेंबर एक साथ पार्टी बदल लेते हैं, तब एंटी डिफेक्शन लागू नहीं होता है। इसको मर्जर का नाम दिया जाता है, ठीक है। 1/10 यदि मतलब कि निकल डिफेक्ट करते हैं, तब उसको हम लोग नहीं मानते हैं कि डिफेक्शन हुआ है। लेकिन अब देखिए, अब मान लीजिए कि 30 मेंबर था किसी पार्टी का, उसका 1/3 यानी कि 10, तो ऐसा देखा जाने लगा 85 के बाद कि 10 मेंबर मतलब कि एंटी डिफेक्शन को कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि 10 मेंबर आसानी से निकल रहे थे, अब ग्रुप बना के निकल रहे थे। पहले तो सिंगल डिफेक्ट करते थे, अब और ग्रुप बना के डिफेक्ट कर रहे थे, तो इसको थोड़ा सा हार्ड किया गया। तो 91st अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, 91st 52nd को सुधारने के लिए। उसमें बताया गया 1/3 को 2/3 कर दिया गया, नहीं अब बोल दिया है कि यदि 30 मेंबर हैं तो 20 मेंबर एक साथ निकलेंगे, तब जाके एंटी डिफेक्शन लागू नहीं होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा टफ किया गया था इसको। अच्छा, इसमें एक और यहाँ पे बताया गया कि मंत्री का जो नंबर होगा 15% से ज़्यादा नहीं होगा, मतलब
मान लीजिए कि 240 मेंबर का हाउस का स्ट्रेंथ है, 240 मेंबर टोटल विधायक या सांसद जो भी हैं 240 मेंबर हैं, तो मंत्री का संख्या उसका 15% होगा, यानी कि मैक्सिमम 36 मंत्री हो सकते हैं। पहले कोई नाम लिमिट नहीं था कि कितने मंत्री होंगे, तो अपने अपने पार्टी के लोगों को खुश करने के लिए मंत्री बहुत सारे लोगों को बना दिया जाता था, ठीक है। तो 91st अमेंडमेंट एक्ट में लाया गया था, 91st अमेंडमेंट एक्ट में लाया गया था कि 15% ही मंत्री बन सकते हैं, मतलब केंद्र में अभी मैक्सिमम 92 मंत्री बन सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और ये डिस्क्वालीफाई करने का पावर किसके पास है, तो स्पीकर के पास है। जो एंटी डिफेक्शन के तहत जो डिस्क्वालीफाई होता है वो स्पीकर करता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा पॉलिटी का पूरा सीरीज यहाँ पे समाप्त होता है। ये कैसा लगा आपको जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो यदि पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।